नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिख रहा है एक चाइनीज फाइटर एयरक्राफ्ट यूएस फाइटर एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करते हुए, वो भी साउथ चाइना सी के ऊपर। काफी डेंजरस मैन्यूवर था, करीब 20 फीट तक पास में आ गया था, जिस वजह से यूएस एयरक्राफ्ट को अपना कोर्स चेंज करना पड़ा। तो एक्चुअली इधर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इंडो पैसिफिक जॉइंट फोर्स का RC-135 एयरक्राफ्ट रूटीन ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहा था इंटरनेशनल एयर स्पेस में, वेरास पीपल्स लिबरेशन आर्मी का नेवी J-11 फाइटर एक अनसेफ मैन्यूवर से इस एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट किया है। तो अगर RC-135 एयरक्राफ्ट का पायलट इमीडिएटली अपना कोर्स चेंज नहीं करता तो कोलिशन हो जाता, क्योंकि 20 फीट तक पास में पहुंच गया था। तो इस इंसिडेंट के ऊपर यूएस इंडो पैसिफिक जॉइंट फोर्स का कहना यह है, इट इज डेडिकेटेड टू ए फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन एंड विल कंटिन्यू टू फ्लाई, सेल एंड ऑपरेट एट सी एंड इन इंटरनेशनल एयर स्पेस विथ ड्यू रिगार्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ ऑल वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट अंडर इंटरनेशनल लॉ। तो बेसिकली यूएस इंडो पैसिफिक जॉइंट फोर्स का कहना यह है कि उनका ऑब्जेक्टिव है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। वही इंश्योर करने के लिए वो फ्लाई भी करेंगे इंटरनेशनल एयर स्पेस में और सेल भी करेंगे इंटरनेशनल सीज में। एट द सेम टाइम वो इंटरनेशनल लॉज को रेस्पेक्ट भी करेंगे और यूएस बाकी सारे कंट्री से यही एक्सपेक्ट करता है कि वो भी इंटरनेशनल लॉज को रेस्पेक्ट करे। तो कुल मिला के यूएस का कहना यह है दोस्तों, अगर साउथ चाइना सी के ऊपर से यूएस का एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा था तो वो इंटरनेशनल एयर स्पेस में फ्लाई कर रहा था, किसी भी तरह का टेरिटोरियल लॉस को उन्होंने वायलेट नहीं किया है। तो इस तरह चाइना ने यूएस एयरक्राफ्ट को जो इंटरसेप्ट किया है वो गलत। वैसे ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों, ताइवान इश्यू को लेके यूएस और चाइना के बीच में प्रॉब्लम्स बहुत पहले से चलते हुए आ रहा है और कई बार चाइना के फाइटर एयरक्राफ्ट ताइवान एयर स्पेस के अंदर घुस भी चुका है, कई बार ताइवान को वार्निंग भी दे चुका है कि नहीं। और यूएस जो है ताइवान को ओपनली सपोर्ट भी करते हैं। यूएस का एक ताइवान पॉलिसी भी है, ये बात आपको मालूम होगा। ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का डिफेंस पैकेज यूएसए ताइवान के लिए दिया था। ऊपर से यूएस ने ताइवान को एक मेजर नॉन नाटो अले करके डेजिग्नेट भी किया था। वैसे साउथ चाइना सी डिस्प्यूट्स के बारे में तो आपको पता ही होगा। साउथ चाइना सी के ऊपर चाइना का 9 क्लेम है दोस्तों। 9 क्लेम का मतलब क्या होता है? ये जो 9 डैशेस आपको दिख रहा है ना रेड कलर में, इतना एरिया जो है चाइना क्लेम करते हैं। वेरास साउथ चाइना सी के और भी लिटोरल कंट्री से, जैसे कि वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, ब्रूने, फिलीपींस एक्सेट्रा, उनका भी तो क्लेम है। उनका भी तो बाउंड्री साउथ चाइना सी के साथ शेयर होता है, तो उनका भी टेरिटोरियल एरिया होना चाहिए ना। पर चाइना क्या कर रहा है, इतना बड़ा एरिया जो है क्लेम कर रहा है। वेरास यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के हिसाब से हर एक कंट्री को अपना एरिया दिया हुआ है, बेसिकली एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दिया हुआ है। वो आपको ये ब्लू कलर में दिख रहा है, जैसे कि वियतनाम का इतना है, मलेशिया का इतना है, ब्रूने का इतना है, फिलीपींस का इतना है, ठीक है। पर चाइना ये जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के जो गाइडलाइंस है उसको मानते नहीं। चाइना का कहना यह है, साउथ चाइना सी के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर चाइना शेयर करते हैं, तो सबसे ज्यादा एरिया उनका होना चाहिए, ठीक है। नाउ एयरक्राफ्ट इंटरसेप्शन मतलब क्या होता है? देखिए, अभी भी हमने डिस्कस किया यूएस का R-135 एयरक्राफ्ट को पीपल्स लिबरेशन आर्मी का J-11 एयरक्राफ्ट ने इंटरसेप्ट किया। ये इंटरसेप्ट वाला शब्द आपने कई बार सुना होगा हॉलीवुड मूवीज में वगैरह। तो एयरक्राफ्ट इंटरसेप्शन का मतलब होता है when one aircraft moves up to another aircraft, जब एक एयरक्राफ्ट दूसरे एयरक्राफ्ट के पास तक चला जाता है ना, बेसिकली एक वार्निंग देना चाह रहा है कि आपको इधर होना नहीं चाहिए, आपको इधर से जाना चाहिए। मोस्ट ऑफन दिस रिलेट्स टू व्हेन ए मिलिट्री एयरक्राफ्ट इज इंटरसेप्टिंग ए सिविलियन एयरक्राफ्ट दैट इज एंटरिंग नेशनल एयर स्पेस विदाउट ए फाइल्ड फ्लाइट प्लान। देखिए, हर एक कंट्री का नेशनल एयर स्पेस होता है, बेसिकली उस कंट्री का ऊपर वाला जो एरिया है वो उनका नेशनल एयर स्पेस है। तो नेशनल एयर स्पेस में एंटर करने से पहले एक प्री अप्रूव्ड फ्लाइट प्लान होना चाहिए। तो बिना परमिशन का कोई भी कंट्री का एक एयरक्राफ्ट हमारा नेशनल एयर स्पेस में घुसेंगे तो हम उस एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। बेसिकली हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उस एयरक्राफ्ट के पास तक जाएंगे और उन्हें वार्निंग देंगे कि जितना जल्दी हो सके आपको हमारा नेशनल एयर स्पेस छोड़ के जाना है। तो अब आप पूछोगे, जितना इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट हो रहा है वो सब किसी ना किसी कंट्री के ऊपर से तो फ्लाई कर रहा है ना। सही है दोस्तों, इसके लिए भी कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज है। तो वो क्या है, चेक करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल एयर लॉ ये कहता है that every state has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory, including its territorial sea। तो हर एक कंट्री की टेरिटरी के ऊपर जो एरिया है, जो एयर स्पेस है, उस पर उस कंट्री का एक्सक्लूसिव सॉवरेनिटी रहेगा। एट द सेम टाइम उस कंट्री का जो टेरिटोरियल वाटर्स है उसके ऊपर भी जो एयर स्पेस है ना, उस पर भी उस कंट्री का एक्सक्लूसिव सॉवरेनिटी रहेगा।
अब आप पूछोगे कितना हाइट तक ये एक्सक्लूसिव सॉवरेनिटी है। वैसे कितना हाइट तक है इसके बारे में कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट नहीं है, फिर भी आप ऐसे बोल सकते हैं वर्टिकली एयर स्पेस एंड्स वेयर द आउटर स्पेस बिगिंस। तो आउटर स्पेस कहां से शुरू होता है दोस्तों? देखिए आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, हमारा एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस के बीच पे जो डिमार्केशन है उसे कार्बन लाइन बोलते हैं। ये कितना हाइट में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। पर देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल एविएशन रूल्स के हिसाब से हर एक कंट्री का एयर स्पेस को क्लास ए, क्लास बी, सी, डी, ई इस तरह क्लासिफाई किया हुआ है। उस पर क्लास ए का जो हाइट है वो 18,000 फीट है, बस आप यही समझ लीजिएगा। तो नेशनल एयर स्पेस में एक्सक्लूसिव सॉवरेनिटी के बारे में कई बार इंटरनेशनल मीटिंग्स वगैरह हुआ था। तो पेरिस कन्वेंशन ऑन द रेगुलेशन ऑफ एरियल नेविगेशन 1990 के हिसाब से हर एक कंट्री की एक्सक्लूसिव सॉवरेनिटी है दोस्तों उनका नेशनल एयर स्पेस में। इसी प्रिंसिपल को रिस्टेट किया था इन द शिकागो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन जो 1944 में हुआ था। इसके अलावा अंडर द जेनीवा कन्वेंशन ऑन द हाई सीज as well as under international customary law, the freedom of the high seas applies to aerial navigation as well as to maritime navigation। इधर क्या बताया जा रहा है दोस्तों? देखिए UNCLOS के हिसाब से, दैट इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के हिसाब से फ्रीडम ऑफ हाई सीज है। हाई सीज का मतलब क्या होता है? देखिए हर एक कंट्री का एक तो टेरिटोरियल वाटर्स होता है, इसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक एक एक कंट्री का सॉवरेनिटी है, जैसे कि मिनरल राइट्स है, फिशिंग राइट्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद जो एरिया आता है ना उसे आप हाई सी बोल सकते हैं, जो किसी का नहीं है। तो हाई सी में बिना कोई परमिशन का कोई भी कंट्री नेविगेट कर सकता है, ठीक है। तो यही प्रिंसिपल एरियल नेविगेशन में भी अप्लाई करेंगे, इस तरह जेनीवा कन्वेंशन ऑन द हाई सीज 1958 बोला है। मतलब जो एयर स्पेस में किसी भी कंट्री की सॉवरेनिटी नहीं है या फिर क्लेम नहीं है, उस पर कोई भी कंट्री का एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकता है। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में यूएस का कहना भी वही है, उन्होंने इंटरनेशनल एयर स्पेस के ऊपर से फ्लाई किया है जहां पे किसी भी कंट्री का क्लेम नहीं है, तो चाइना इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। इतना क्लियर है? नाउ 1944 शिकागो कन्वेंशन के हिसाब से अगर एक कंट्री का एयरक्राफ्ट को दूसरे कोई कंट्री का नेशनल एयर स्पेस यूज करना है या फिर उस कंट्री के ऊपर से फ्लाई करना है, देखा जाएगा तो उनसे परमिशन लेने की जरूरत है। पर देखिए दोस्तों, स्टेट्स नॉर्मली परमिट फॉरेन प्राइवेट एयरक्राफ्ट टू विजिट और फ्लाई थ्रू देयर टेरिटरी विदाउट टू मच डिफिकल्टी। देखिए कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री के एयरक्राफ्ट को उतना परेशान नहीं करते हैं। अगर कोई प्राइवेट एयरक्राफ्ट है, प्राइवेट माने कोई नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉन कमर्शियल एयरक्राफ्ट है। हाँ, ये बात अलग है कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट फ्लाई करना चाहता है या कोई गवर्नमेंटल एयरक्राफ्ट फ्लाई करना चाहते हैं, तब उनसे स्पेशल परमिशन लेने की जरूरत है। तो 1944 शिकागो कन्वेंशन में जितने पार्टीज है या फिर जितने कंट्रीज ने 1944 शिकागो कन्वेंशन को साइन किया है, वो दूसरे कंट्रीज के एयरक्राफ्ट को उनका नेशनल एयर स्पेस यूज करने देते हैं विदाउट एनी प्रियर डिप्लोमेटिक परमिशन इफ नॉट एंगेज्ड इन द कैरिज ऑफ पैसेंजर्स, मेल और कार्गो फॉर रिवार्ड। अगर पैसेंजर एयरक्राफ्ट है तब हमसे परमिशन लेना पड़ेगा, बेसिकली फ्लाइट प्लान वगैरह हमसे अप्रूव कराना पड़ेगा। अगर कोई मेल एयरक्राफ्ट है उसमें भी परमिशन चाहिए, अगर कोई कार्गो एयरक्राफ्ट है उसमें भी परमिशन चाहिए। बेसिकली कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए जितना फ्लाइट्स यूज करोगे ना, वो फ्लाई करने के लिए परमिशन लेने की जरूरत है। अगर नॉन कॉमर्शियल है, कोई प्राइवेट एयरक्राफ्ट है, तो प्रियर परमिशन की जरूरत नहीं। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।